बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज मैं जो रिकॉर्डेड क्वेश्चंस हैं वो देख रहा था। काफ़ी सारे रिकॉर्डेड क्वेश्चंस हैं जिनके अभी तक मैंने जवाब नहीं दिए। उनमें एक क्वेश्चन था वो मैलिया डूबिया के बारे में मुल्तान से हैं। वो इंटरेस्टेड थे कि कौन सी नर्सरी ये सप्लाई कर रही है। दरअसल ये मैलिया डूबिया जो है ये ये तो इसका साइंटिफिक नेम है ना। ये है दरेक या नीम की फैमिली जो है उस फैमिली का नाम है। जो बॉटनी लोग पढ़े हुए हैं या स्टूडेंट हैं उनके लिए कि वो मिलिएसी फैमिली है। और इसका ट्रेड नाम जो है ना ये जो मेलिया डूबिया का वो है मालाबार नेम। मालाबार नेम या मालाबार भी कहते हैं नीम, और हमारे उर्दू में मालाबार नीम। लेकिन दरअसल ये हिंदी में इसको घोड़ा नीम कहते हैं। घोड़ा क्यों कहते हैं मैं अभी आपको इसकी इस्तिलाह, मेरा ख्याल है कि जिस तरह घोड़ा दौड़ता है इसी तरह ये दरख्त भी जो है ना ये बड़ा ही फास्ट ग्रोइंग ट्री है। बहुत ही तेजी से ये नीम का दरख्त है जो होता है, और बड़ी सीधी इसके ना तना सीधा जाता है, सीधा स्ट्रेट है। और इसलिए ये ज़्यादातर ये आपको प्लाईवुड फैक्ट्रीज ये उनकी तो बेशुमार मैं समझता हूँ उनके लिए इसकी लकड़ी बहुत मुफीद है। और जो अब ज़माना आ रहा है कि लोग जो है ना नई राहें तलाश कर रहे हैं, उनको फसलों से इतने ज़्यादा पैसे तो मिल नहीं रहे, तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री पे मैंने नोट किया है कि लोगों की बहुत तवज्जो है। इन्होंने मुझे सागवान पे, फिर उसके बाद संदल पे कहा, लेकिन ये नीम वाला जो है ना ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है। मैं समझता हूँ जिन साहब ने भी ये मेरी तवज्जो इस तरफ कराई है वो तो ढूंढ रहे हैं कोई नर्सरी को। मेरी जान इसकी मैं पूरी टेक्नोलॉजी देता हूँ। पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये मालाबार नीम जो है ये इतनी ज़बरदस्त है कि इतना क्विक ग्रोइंग है कि 2 साल में ये कितनी लंबाई इसकी हो जाती है, 40 फुट तक ऊंचा चला जाता है अगर इसको पानी और खाद नीचे जो एक पिट जिसमें लगाते हैं हम लोग लगाएं आप उसके अंदर तो, और इसको खुराक सही मिले तो ये ऐसे जाता है घोड़ा नीम। तो मिलिया डूबिया, और ये इंडिजिनस स्पीशीज जो है ना इसकी जो वो तो इंडिया से या यही बर्रे सगीर से है, और या फिर ऑस्ट्रेलिया से ये है। और नॉर्मली ये जो 600 से 1800 मीटर एलिवेशन जो है होते हैं ना समुंदर से आप 600 से 1800 मीटर की बुलंदी पे ये ग्रो करता है। और जहाँ रेनफॉल बारिश जो है 25 से 35 यानी 625 mm से लेके 875 mm हो, वहाँ पे ये नीम का ये दरख्त काफ़ी कामयाब है। हमारे हिली ट्रैक्स में ये डिफॉरेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ से ये दरख्त काट लेते हैं बड़े बड़े कीमती दरख्त, तो
उनकी गैप फिलिंग के लिए इनको लगाते हैं क्योंकि क्विकेस्ट ये ग्रो करता है। तो लेकिन ये इसकी अफादियत जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। एक तो प्लाईवुड फैक्ट्रीज में, और आगे हमारा दौर जो आ रहा है ना, ये इमरान खान जो बार बार ये हाउसिंग का स्कीम का कह रहे हैं, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी ये लॉन्च कर रहे हैं, और बहुत बड़ा प्रोग्राम। तो वैसे ज़रूरत भी हमारे बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हमें अगर ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज जहाँ खुलेंगी तो प्लाईवुड फैक्ट्रीज का भी दौरा होगा, और उसको लकड़ी चाहिए, और लकड़ी बड़ी क्विक ग्रोइंग प्लाईवुड के लिए वो आपको ये मालाबर नीम से मिलेगी। और ये मालाबर नीम जो है, और इसका देखो ना 2 साल में 40 फुट तक इसकी बुलंदी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। और इसको जहाँ तक रहा कि आपने इसको ये कितना लगाना है, कितना, लोग तो आम तौर पे इसको ना 20 बाई 20 फुट के फासले पे नॉर्मली प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस लगा के, तो ये ट्री प्लांटेशंस वाले तो ये नॉर्मली रिकमेंड करते हैं। लेकिन आजकल आपको पता है हाई डेंसिटी पे दुनिया जा रही है, तो हाई डेंसिटी में तो आप ये समझ लें कि काफ़ी सारे पौधे 1 एकड़ में ये लगा के और फिर इससे खूब पैसे कमा रहे हैं। और इससे ये एग्रो फॉरेस्ट्री का दौर है अगला। इसमें प्लीज़ जितने भी, और ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आपको तरद्दुद नहीं करना पड़ता। ये जितने भी ट्री प्लांटेशन कर लेते हैं, हमारे पास ज़मीनें तो बहुत हैं, हमारे पास ऐसी मार्जिनल लैंड्स भी बहुत हैं जहाँ पे इतनी अच्छी क्रॉप्स नहीं हो सकती, तो ऐसी जगहों पे भी ये पौधे, ये दरख्त जो हैं ये लगाए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये नहीं कि बिल्कुल आप कलराठी ज़मीन में तो नहीं लगाना, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने दूसरे भी देखा होगा, नीम के दरख्त तो नहीं लगते ना। तो ये है कि उनमें रेजिस्टेंस पार होती है, रेजिस्ट करते हैं, सॉल्ट टॉलरेंट हैं, लेकिन बेहतरीन वो वहीं ग्रो करते हैं जहाँ पे इनको कोई रेतली महरा ज़मीन मिल जाए ना, वो इसके लिए बहुत ही अच्छी है। और शुरू में ये अब दुनिया जा रही है जनाब, मेलिया डूबिया और इसी तरह सैंडलवुड, संदल जिसको कहते हैं, ये संदलवुड, इसका भी खासा दौरा है। और इसी तरह कैजुरैना है, यूकलिप्टस सफ़ेदा तो है ही है सफ़ेदा, लेकिन ये सफ़ेदे को मात कर गया है। ये सफ़ेदा भी सीधी जाती है, उसकी भी जो है जो ट्री है वो सीधा जाता है लंबाई, लेकिन इसका बहुत ज़बरदस्त है और इसकी ग्रोथ उससे भी ज़्यादा होती है, इसकी यूकलिप्टस से भी। मेरी जो है मेलिया डूबिया यानी मालाबर नीम की, तो मेरी जान मालाबर नीम बड़ी प्रॉमिसिंग मैं तो समझता हूँ ट्री है, और यहाँ हाईली सूटेबल है हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए। हमें इसको तरवीज देनी चाहिए, इसका बड़ा फ़ायदा है। लोगों ने तो इसकी कैलकुलेशन करके बताया हुआ है, जिस तरह सागवान की कह रहे हैं और संदल की कह रहे हैं, और वो तो बड़ा टाइम लग जाता है ना उनके, उसके लिए तो आपको, लेकिन ये बड़ी जल्दी क्विक ग्रोइंग होती है, तो इससे आपको जल्दी फ़ायदा होगा। आप भले आप मिलियंस कमा सकते हैं उस ज़मीन से जिससे आपको कोई आम फसलें वो पैसा नहीं दे रही। तो ये ज़रूर करें। ये इसका कैसे लगाना होता है, इसके बीज खुश्क बीज से, वो मैं आपको पूरी टेक्नोलॉजी दूंगा कि कैसी इसके बीज से
प्लांटेशन की जाती है, किस किस तरह इसके सीड बेड तैयार किए जाते हैं और इसके सीड को, खुश्क सीड को किस चीज़ के साथ आपने एक हार्मोन उसके साथ ग्रोथ हार्मोन है उसके साथ ट्रीट करके आपने लगाने हैं, तो ये कोई 90 दिन के बाद ये जर्मिनेशन शुरू हो जाती है इसकी। और इसके बाद ये फिर इसको कोई आप पहले नर्सरी में लगा के फिर इन प्लांट्स को ट्यूब्स में या प्लास्टिक की थैलियों में मुंतकिल करके पहले ही उसमें लोग लगा देते हैं, फिर वो यूँ बड़े होते जाते हैं फिर बेचते हैं उनको। प्लांट्स की भी वो नर्सरी की बड़ी डिमांड है अब लोगों को जब पता चलेगा। इसी तरह आप सागवान का ही देख लें, सागवान की मैंने शुरू में तो एक दफ़ा बता दिया था और मेरे एक कुलीग था शकील, उसका भी मैंने नाम दिया और उसने मुझे एक और का कहा कि नहीं डॉक्टर साहब ये नर्सरी का ये बंदे के पास है। और जब बंदे से पूछा तो उसने तो बहुत ज़्यादा कीमत बताई कि एक एक पौधे की पता नहीं 1,500 हज़ार रुपया कीमत बताई। तो फिर इसी दौरान मुझे एक राना तौसीफ साहब की कॉल आई और उन्होंने कहा हम पायनियर्स हैं इसके और हम इसका कारोबार कर रहे हैं। और लेकिन कल मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि मुझे एक बड़ी एबनॉक्शियस किस्म की बड़ी एक कॉल थ्रू शकील ही मुझे मौसूल हुई कि डॉक्टर साहब वो तो राना तौसीफ ने तो बड़ा वो लोगों से लाखों रुपए कमा रहे हैं और बटोर रहे हैं और वो सही सप्लाई नहीं कर रहे जो टाइमली पौधों को। और बंदा एक आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। मैंने कहा चाहिए बात कराएं। उन्होंने बात कराई जिस वक्त तो उसी वक्त मैं तो एक मिनट भी नहीं इसको बर्दाश्त करने वाला को फ्रॉड को ये कोई भी फ्रॉड करे। तो मैंने फौरन ही वो सागवान के जो जिनका मैंने नाम दिया हुआ राना तौसीफ उनको फ़ोन कॉल की। वो पहले तो उनका फ़ोन मुझे बंद मिला, लेकिन इनका भी जो थे ये हाफजाबाद से, तो इनको मैंने कहा कि मैं ट्राई करता हूँ, आपके सामने ही बात होती है तो खुदा की। वो कहता नहीं जी वो तो आपको बिल्कुल आपका अटेंड ही नहीं करेगा और वो तो बड़ा फ्रॉड है। और खुदा की कुदरत के थोड़ी देर बाद वो राना तौसीफ की फ़ोन कॉल वो भी मौसूल हुई। तो मैंने कोशिश की इनको रिकॉर्ड करूं, लेकिन इतनी ज़्यादा बदमज़गी हो गई जब उन्होंने एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल जब किए तो मैंने उसको मुनासिब नहीं समझा। गो मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन मैंने उसको जो है डिलीट कर दिया। मैंने कहा ये बुरे चीज़ जो है वो मेरे चैनल पे नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये है कि मुझे अफसोस बहुत हुआ और मैंने जब फिर राना साहब ने कहा नहीं जी मैं सवाल ही नहीं पैदा होता किसी के साथ फ्रॉड करूं। ये अलबत्ता जो है ये लॉकडाउन की वजह से इंडिया से ये सारा इंपोर्ट कर रहे हैं ना हाइब्रिड सागवान और संदल भी वो ये इंपोर्ट करते हैं इंडिया से। तो वो कहते हैं जी इंडिया वाले तो अब नहीं दे रहे, अब जो अगर देंगे भी तो जून में अगर देंगे तो वो पौधे मर जाएंगे। है टेक्निकली तो वो मुझे साउंड बात लगी कि वाकई इतना। लेकिन जिन लोगों ने भी लेन देन करना है वो प्लीज़ साफ सुथरा लेन देन करें, तब तो ठीक है। अपने रिस्क पे आप लोगों ने इनसे लेना है, मेरा कोई वास्ता नहीं है इनके साथ। लेकिन अगर ये बिल्कुल अपनी अहद पे वो सही उतरेंगे तो फिर तो ये मैं इनको प्रमोट भी करूँगा और कहूँगा कि ठीक है। लेकिन आप आंखें खोल के ये प्लीज़ कोई भी कारोबार करना है। इसीलिए मुझे जब उन्होंने मीलिया डूबिया की नर्सरी का कहा तो मुझे एक नर्सरी का पता था, लेकिन मैंने सोचा कि यार ये ना हो कि एक और लोगों को शिकायत हो जाएं और इन लोगों का तो कारोबार चमक जाता है
और हम तो एक गुडविल में इनका नंबर देते हैं कि यार इनके पास है, इनसे कांटेक्ट कर लें। इसी तरह मुझे एक स्टूडेंट होता था, आज वह पुरानी बात है, वो चीचा वतनी का था। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास बहुत ज़बरदस्त क्लासेस हैं ये फ्रीजियन के और साहिवाल के, और मेरा नंबर ये है। मैंने वो नंबर दे दिया। ओ खुदा की कुदरत, लोग चले गए। वो बेचारे मेरा नाम लेके उन्होंने कहा कि ये, और था भी वो मेरा स्टूडेंट एक। तो लेकिन मुझे दुख हुआ जब उन्होंने मुझे फीडबैक मिली कि ये वो लोग, उसने तो वो होती है ना, वो पंजाबी में उन्होंने कहा खुंडी छुरी, यानी कि एक तो शार्प के साथ स्लाटर करते हैं ना, बड़ी तेज छुरी फेरते हैं, एक होती है जो बिल्कुल ब्लंट किस्म की नाइफ होता है उससे, यानी कि उन्होंने बेदर्दी से लूटने की कोशिश की। खैर ये बात ये ज़िमनन आ गई। लेकिन मैं एक बंदे का हमेशा, चूंकि वो मेरे कुलीग का बेटा है और वो आपको भी मालूम है, वो नर्सरी और बहुत सारे लोगों ने उससे प्लांट्स लिए भी हैं, ले रहे हैं, और आज तक किसी ने मुझे शिकायत नहीं की। वो है अशफाक इफ्तिखार, जो गरमाला वाला फ्रूट्स नर्सरी का, तो वो तो ठीक है। तो बात यह है, ईमानदारी से चलोगे तो साहबजादा की जान भी हाजिर है, लेकिन अगर बेईमानी कोई करेगा तो वो अगले जहान में भी पाएगा और इस जहान में भी। तो प्लीज़ फ्रॉड बिल्कुल नहीं करना। जिसने भी कारोबार करना है नेक नीयती से करें और सही अपना लेन देन रखें। मैं तो हमेशा हदीसें भी कोट करता हूँ, कुरान से भी करता हूँ। हमें तो तालीमात ये हैं कि हमेशा सही पूरा नाप तोल करें और कोई किसी किस्म की हेरा फेरी ये नहीं होनी चाहिए। तो मिलिया डोबिया की बात हो रही थी, तो ये मेरी जान, ये कोई 8 से 10 साल में लोग लाखों रुपए इससे कमा लेते हैं इसकी। और ये ना सिर्फ प्लाईवुड फैक्ट्री में इसकी लकड़ी इस्तेमाल होती है, ये पेपर मिल नहीं है, जिस तरह आपके पॉपुलर की लकड़ी जो है वो पेपर मिल में पेपर बनाने में, दूसरा ये माचिसों की तीलियां क्या होती हैं, मैच स्टिक्स, जो माचिसें हैं उनकी मैच स्टिक्स बनाने में, तो ये इसकी काफ़ी अफादियत है और ख़ासा प्लाईवुड में तो है ही है। और इसके अलावा ये इसका मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि कितने फुट तक ये तो मैंने आपको बताया कि 40 फुट 2 साल में इसकी आफ्टर प्लांटेशन ये ग्रोथ हो जाती है। और इसका पोटेंशियल क्या है, अल्लाह अकबर, बायोमास हम उसको कहते हैं। कितनी वो लकड़ी उससे हासिल होती है, वो को 40 टन पर एकड़ हासिल होती है। वो समझ लें कि 10 साल की प्लांटेशन के बाद आपको 40 टन तक, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके बारे में पूरी प्रोडक्शन टिकना, नर्सरी कैसे लगाते हैं, सीड को कैसे ट्रीट करना होता है, सीड को ट्रीटमेंट के लिए और फिर इसको नॉर्मली जो है ना, इसके बीज ये कोई हासिल किए जाते हैं जनवरी फरवरी में। जनवरी जो अच्छे पके हुए सीड होते हैं ना, ये इसके वो करके फिर उनको रब किया जाता है और फिर उसके बाद वॉश कर लिया जाता है, ड्राई किया जाता है और उनको सील्ड टिन्स में लोग बाकायदा वो स्टोर कर लेते हैं। और जब जर्मिनेशन के लिए, लेकिन इसमें की जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये कोई 25% से भी कम जर्मिनेट करते हैं वो बीज, इसलिए फिर इसके लिए वो पूरे को पूरी टेक्नोलॉजी है। सीडलिंग्स जो हैं 6 से महीने से कोई ज़्यादा ही ले जाते हैं नर्सरी, जब वो नर्सरी से पौधा ट्रांसप्लांट करना होता है उधर अपने खेत में। तो ये मेरी जान, और इसकी सोइंग बीज की वो कहते हैं जी मार्च अप्रैल में
बीज बोए जाते हैं और पहले ड्राई करके अच्छी तरह, और एक सीड बेड जो होता है ना, उसमें पहले अच्छी तरह गली सड़ी गोबर की खाद और बड़ी बारीक कर लेते हैं और देख लेते हैं और उसको बाकायदा छानते हैं जो खाद होती है, ताकि उसमें से कोई गलत किस्म के बीज या और चीज़ें ना जाएं और वो ऐसी गली सड़ी हो ना, उसमें दीमक का कोई ख़तरा हो। ऐसी फर्टिलाइज़र से वो जो ज़मीन तैयार करेंगे उसके अंदर फिर 6 से 7 किलो ड्राई जो सीड होता है उसको कोई ये समझ लें 6-7 किलो में कोई 1500 जो बीज हैं वो उनको बाकायदा एक नर्सरी बेड तैयार किया जाता है और नर्सरी बेड के ऊपर इनको लगाया जाता है, कोई 5-5-6 इंच के फासले पे लगा के फिर आप उनको 90 दिन में ये देखा गया कि उसकी जर्मिनेशन जो होती है ना वो हो जाती है 90 दिन में, यानी 3 महीने लगते हैं उसको जर्मिनेट करने में, और उसके बाद उसकी फिर आप उसको भले आगे बेचें करें। और इसके लिए ये है कि एक तो जो मैं कंसल्ट कर रहा हूँ बहुत सारा लिटरेचर भी, और इसके लिए इन्होंने लिखा हुआ है कि जी ये आप मॉनसून में इसकी अगर लोगों ने है उनके पास किसी नर्सरी से मिल जाते हैं, लेकिन ये आपका अपना ये है, प्लीज़ मैं किसी का नाम नहीं दे रहा, तो जो भी नर्सरी हो उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर देख लें उसकी कि क्या वाकई काबिले एतबार नर्सरी है, काबिले एतमाद लोगों से ही पौधा लेना चाहिए, खा कोई भी फ्रूट्स का हो, खा दूसरे ट्री प्लांट्स का प्लांटेशन के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री का हो, ये सारे के सारे बड़े एतमाद वाले लोगों से ही ख़रीदने चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब ये लोग किसी के एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं और वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब करते हैं। बाकी प्लीज़ मेरी जान, ये इसकी स्पेसिंग मैंने आपको बताया ना, कोई 20 फुट बाई 20 फुट नॉर्मली ये रिकमेंड किया जाता है, लेकिन ना ऐसी कोई बात नहीं। अब तो लोग इस क्योंकि हाई डेंसिटी पे आ गए हैं तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के चक्करों में होते हैं। वो तो कह रहे हैं कि जी हमारे तो कोई सैकड़ों के हिसाब से 1 एकड़ में ये लगा लेते हैं। पूरा मैं आपको बताऊंगा कि वैसे 10 बाई 10 फुट की स्पेसिंग कहते हैं कि ज़्यादा बेहतर है, तो 10 से 10 फुट अगर रखें जो भी है उसमें आपके पौधे बनते हैं, प्लीज़ उनको लगाएं और अल्लाह अकबर दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला डिटेल में बताऊंगा कितना फर्टिलाइज़र, ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन इनिशियली आपने उसमें फार्म यार्ड मैन्योर यानी अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद पिट्स में ज़रूर डालनी है। पिट्स को तैयार कर लें और उसके बाद NPK काफ़ी बताऊंगा, क्योंकि इसने काफ़ी ग्रोथ लेनी बढ़ना होता है। जो भी चीज़ बढ़ेगी तो उसकी ज़ाहिर खुराक भी तो लेगी, तो इसलिए नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश NPK का अगर मिक्सचर मिल जाए, मिक्सचर भी अब बहुत सारी जो एंग्रो वाले हैं इन्होंने भी NPK वो मिक्स्ड हालत में भी दे रहे हैं, उनकी पैकिंग आ रही हैं, तो वो 25 से 50 ग्राम हर ट्री को अगर 2 दफ़ा रिकमेंड किया जाता है कि साल में 2 दफ़ा अगर इसको डाला जाए तो उससे ग्रोथ और ज़्यादा इसकी बढ़ती है। और बाकी इंशाल्लाह ताला इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ कौन सी इसको आती हैं, मिलिया दूबिया को, नॉर्मली नीम को तो इतनी ज़्यादा बीमारियाँ या कीड़े नहीं, बल्कि उससे तो हम
कीड़े मार अद्वियात बनाते हैं उनके लिए, तो मैं स्प्रे करवाता हूँ नीम के तेल का भी। तो लगता है कि ये अगर हम लोगों ने इसको तरवीज दी और ये कोई सही तरीके से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया तो इंशाअल्लाह ये मुल्क में बहुत ज़बरदस्त तरक्की होगी। और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे किसानों की हालत को बेहतर करे। इकोनॉमिक्स जब हम देखते हैं तो ये तो कह रहे हैं कि जी ये कोई एक साल में एनुअली ये लाखों की बात कर रहे हैं कि कोई अगर आप उसमें शुरू में अगर 2 साल के बाद कुछ 25% ट्रीज की लकड़ी बेच भी दें तो बाकी जो है उससे बेशुमार, उससे भी ये जो 25% 2 साल के बाद बेचेंगे उससे वो 1 लाख अल्लाह अकबर, ये तो कोई ज्यादा ही इन्होंने बता दिया है कि कोई ये लाखों में जी 16 लाख रुपया कमा रहे हैं ये बता रहे। बहरहाल मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके ये मुख्तलिफ जो लोगों ने इस पे रिसर्च की है मैं उसकी रिसर्च को बेस बनाते हुए और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स का मुआजना करते हुए फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एग्जैक्टली आप कितने पैसे इससे ग्रॉस रेवेन्यू जो हम इसको कहते हैं वो आपको कितना इससे फायदा हो सकता है। और शुरू में तो 1 एकड़ में 1,20,000 रुपया इन्होंने कैलकुलेट किया है एक ने कि जी 1,20,000 एनुअली पर एकड़ हासिल हो सकता है सिर्फ 25% लकड़ी बेचने से। और बाकी 75% का ये कह रहे हैं कि जी 75% बाकी जो है वो अगर 8 साल बाद आप उसकी लकड़ी बेचेंगे तो आपको उस वक्त 16 लाख रुपया ये आप इससे कमाएंगे। तो मेरी जान ये काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ है और काफ़ी लंबा चौड़ा इसकी का तारफ़ भी हो गया। कुछ जो भी मेरे पास नॉलेज था वो मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन बीच में आपको मैंने सागवान वाली ये एक दास्तान भी सुनाई। और ये अगर मेरा प्रोग्राम दोनों साहब सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस प्रोग्राम के नीचे आप ज़रूर अपने कमेंट्स भी लिखें और अपनी ईमानदारी से कारोबार करें। और अगर दूसरे साहब ऐसे ही बदनाम करने के चक्कर में है तो वो भी ना करें। किसी पे बहतान तराशी अच्छी नहीं होती, जो कि जो साइंटिफिक रीज़न बताई है राना तौसीफ ने वो काफ़ी मुझे जेन्युइन लगी है। और इन लोगों ने वो कहते हैं कि जिन्होंने तो 50,000 रुपया मुझसे आके ले भी गए हैं और वो बहरहाल बहुत बुरी बातें हैं जो उन्होंने एक दूसरे पे कहीं, लेकिन एक दूसरे को बुरा भला भी मत कहें। तो इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें। इजाज़त से अल्लाह अकबर। पहले मैं एक हदीस मुबारक ज़रूर कोट करूँगा। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो मेहमान की इज्जत करे। जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। और जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि भलाई की बात करे या फिर खामोश रहे। बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ कि इस वक्त मेरे पास
मुख्तसर रियादुल सालिहीन है। जज़ाकल्लाह चौधरी शरीफ साहब, जिन्होंने मुझे मक्का मुअज़्ज़मा में ये एक तोहफ़ा दिया था। दुआओं में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कौम को, इस मुल्क को, पूरी इंसानियत को कोरोना की वायरस से महफूज रखे। आप सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये आखिरी अशरा है, आज 21वां रोज़ा, ये अफ्तारी के करीब पहुंचने वाला है। इंशाल्लाह ताला अभी मैं इसको अपलोड कर दूंगा, और मैं भी आई एम आल्सो हेडिंग टुवर्ड्स इस चैनल पे 5000 इंशाल्लाह कल तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। ये जो प्रोग्राम जा रहा है 4991 या 92 नंबर है इसका, तो इंशाल्लाह ताला थोड़े से नंबर रह गए, 5000 पूरे हो जाएंगे, और दूसरे पे फिर मैं इसको पे स्टॉप करूंगा। इस चैनल पे जो दूसरा रुका हुआ है वो 6005 पे, और उसका भी मैं उस्मान साहबजादा जो मेरा बेटा है उसको कहूँगा कि प्लीज़ ढूंढे उसका पासवर्ड, ताकि मैं उस पे भी अपलोड करने की शुरू करूं, ताकि वो उसको 605 पे ना रुका रहे, वो चैनल को भी आगे बढ़ना चाहिए। दुआओं में याद रखें, और फ़कीर को इजाज़त दें। फ़ीमाल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।